कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों की खुदकुशी का बढ़ता चलन सबके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। Student from Jalore who had come to Kota to prepare for the NEET exams just a week back died by suicide. हाल ही में मेडिकल की कोचिंग कर रही एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। कि 2023 के पहले 8 महीने में कोटा से 17 छात्रों की खुदकुशी की खबर आ चुकी। कोटा सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जिसकी हर गली में सपने पलते हैं, एक ऐसा शहर जिसके सीने में अरमान धड़कते हैं, एक ऐसा शहर जिसमें ख्वाहिशें झूमती हैं। यहाँ के छोटे छोटे कमरों में पलते हैं आसमान चूमते सपने। लेकिन इसी शहर की इन्हीं गलियों का एक दूसरा रूप भी है। इन्हीं गलियों में तमाम सपने दम तोड़ते हैं, अनगिनत अरमान खाक होते हैं और कितनों की ख्वाहिशें दम तोड़ती हैं। यहाँ जिंदगी की डोर हाथ से छूटती है और तमाम परिवार बिखरते हैं। जो अपने घर से यहाँ जिंदगी बनाने संवारने के लिए निकला था, वो मौत के आगोश में आखिर क्यों समा जाता है? कुछ तो वजहें होती होंगी, वरना कोई अपने सपनों को भला यूं चलाता है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। ये सवाल है जो आज बच्चों, अभिभावकों, समाज, शासन, प्रशासन हर किसी को परेशान कर रहा है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि सवाल तो सबके जहन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन पिछले महीने कोटा में 2 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद से ये मुद्दा फिर से गर्म है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजहें हो सकती हैं जिसके चलते कोई इतना मजबूर हो जाता है कि वो न केवल अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, बल्कि उससे जुड़ी तमाम और जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में कर जाता है। 8 महीने 24 मौतें, ये आंकड़ा है जिसे सुनकर हमारे कान सुन्न पड़ जाएंगे, हमारा दिमाग बैठ जाएगा और दिल दहल जाएगा। कोटा पुलिस के मुताबिक साल 2015 में 17, 2016 में 16, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 8 बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद साल 2020 में सिर्फ 1 और 2021 में एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया। कारण कोरोना के चलते सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे और जब खुले तो परिणाम सबके सामने है। क्या हो सकती है इसकी वजह? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात छात्र की। जब एक छात्र या छात्रा पहली बार कोटा में कदम रखता है तो उसके साथ होते हैं 2-4 भारी भरकम बैग, जिसमें उसके कपड़े, उसकी किताबें और जरूरत का तमाम सामान होता है। लेकिन उसके साथ कुछ और भी होता है जो उसे या समाज को नंगी आंखों से कतई दिखाई नहीं देगा। ये वो वजन होता है जो इसके कंधे पर लदे किसी भी बैग, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी वजन से ज्यादा भारी होता है। और वो वजन है उस पर लदा अपेक्षाओं का बोझ। अपेक्षा उसके माता पिता की, अपेक्षा इस समाज की, अपेक्षा उसकी खुद की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा भारी पड़ती है उसके माँ बाप और समाज की अपेक्षाएं। जब उसके माँ बाप उसे सपने पूरे कराने का दावा करने वाले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराकर, किसी हॉस्टल में भर्ती कराकर वापस घर के लिए निकलते हैं तो उनकी आंखें अपने बच्चे से यही कह रही होती हैं कि बेटा कामयाब होकर लौटना। असल में कामयाबी उस बच्चे की अकेली की ना होकर उसके माँ बाप की भी होगी। माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ उसके सपने पूरे करने के लिए कोटा नहीं भेजते, बल्कि इससे जुड़े होते हैं उनके खुद के सपने। ज्यादातर केसेस में माँ बाप अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। अब सोचिए महज 16-17 साल के उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी। उसके दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए। क्या उसे नहीं लगता होगा कि उसे हर हाल में कामयाब होना ही होगा? नाकामयाब होने का विकल्प ही नहीं है। उस बच्चे के ऊपर कामयाब होने का जुनून सवार हो जाता है। वो दिन रात एक कर देता है। कोचिंग, पढ़ाई, किताबें, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमका टेस्ट उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कब यही सब उसकी दुनिया बन जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो एक रेस का हिस्सा बन जाता है। पहले तो उस रेस में आगे निकलने और बने रहने की जी तोड़ कोशिश करता है। लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि हर बच्चा अलग होता है और हर एक की अपनी अलग क्षमता होती है। कई बार कुछ बच्चे अपने सपनों की रेस में पीछे छूटने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे और फिर उनके अंदर सवालों की ज्वालामुखी उठने लगते हैं। सवाल जो उनके दिलो दिमाग पर हावी हो जाते हैं। क्या हुआ अगर वो फेल हो गया तो? अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा? उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग, उसके नाते रिश्तेदार और इस समाज क्या कहेगा? और यही धड़कते सवाल उनको एक जवाब की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिहरन पैदा कर दे, एक ऐसा जवाब जो रूह को अंदर तक कपा दे, एक जवाब जो उसे जिंदगी से मौत की ओर ले जाए, एक जवाब जो इन सवालों को सिरे से मिटा दे। ना वो रहेगा, न इन सवालों के जवाब देने की नौबत आएगी। आविष्कार भी अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए कोटा आया था। महज 16 साल का ही तो था वो, और 6 महीने पहले इसने महाराष्ट्र से कोटा की धरती पर कदम रखा था। पेशे से टीचर माँ बाप एकदम निश्चिंत थे कि बेटा डॉक्टर बनकर समाज में सबका नाम रोशन करेगा।
रविवार का दिन था। कोटा एक ऐसा शहर है जो हफ्ते के 7 दिन चलता है। यहाँ छुट्टी का कोई दिन नहीं होता। दुनिया के लिए भले संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन कोटा में संडे यानी टेस्ट डे। आविष्कार भी हर संडे की तरह उस संडे भी टेस्ट देने के लिए कोचिंग पहुंचा। उसने बाकायदे टेस्ट दिया, रूम से बाहर निकला, लेकिन वो नीचे नहीं गया। बजाय इसके वो बिल्डिंग के 6ठे माले पर पहुंचा और वहां से अपने जीवन की आखिरी छलांग लगा दी। आविष्कार जिसे छलांग लगानी थी जीवन में आगे बढ़ने की, अपने और माँ बाप के अरमानों को पूरा करने की, करियर में बहुत ऊपर तक जाने की। आखिर वो ये आखिरी छलांग क्यों लगा बैठा? आखिर क्यों साल दर साल लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं? पहले भी कितने आविष्कार यूं ही काल के गले में समाये हैं और न जाने भी कितने आविष्कार सामने आने वाले हैं। अब बात करते हैं माँ बाप और समाज की। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा करें, अच्छा करियर हो, सारी सुख सुविधाएं हों। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। असल में यहीं से बच्चों के अंदर अपेक्षाओं के बीज बोना शुरू कर दिया जाता है। आज समाज बेहद प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। कंपटीशन सिर्फ स्कूल कोचिंग की क्लासेस में ही नहीं होती, बल्कि समाज में भी एक कंपटीशन होता है, एक होड़ होती है, एक दौड़ होती है, जिसमें सबको सबसे आगे रहना है। यहाँ फैसले अपनी इच्छानुसार या बच्चों के टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अनुसार होते हैं। फला पड़ोसी का बच्चा कोटा गया है तो हमें भी अपने बच्चों को कोटा ही भेजना है, मतलब हम किसी से कम है क्या? फिर समाज में ताल ठोक कर पूरे गर्व से बताया जाता है कि हमारा बेटा या बेटी भी कोटा में कोचिंग कर रही है। यकीन मानिए, बच्चों को कोटा भेजना अब समाज में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हाल ये है कि जिसके बच्चे कोटा में कोचिंग न कर रहे हों, उसे समाज में अजीब नजरों से देखा जाता है। माँ बाप के साथ समस्या ये है कि जब वो अपने बच्चों को कोटा छोड़ने जाते हैं तो वो ये नसीहतें तो खूब देते हैं कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, डॉक्टर इंजीनियर बन के ही घर लौटना, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि अगर कामयाब ना हो सके तो क्या करना। यही वो बात है जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, कोशिश तो की। फेल हो गए तो क्या हुआ, हम तो हैं। फेल हो गए तो क्या हुआ, अपना घर तो है। फेल हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारे आंसू छुपाने के लिए माँ की गोद और हौसला बढ़ाने के लिए बाप का कंधा तो है। यकीन मानिए, जिस दिन हर माँ बाप अपने बच्चों में ये विश्वास पैदा कर देंगे, कोटा में बच्चों का बिल्डिंग से छलांग लगाना, पंखों से लटकना बंद हो जाएगा। जीवन के किसी मोड़ पर या एक इम्तिहान में सफल होने का मतलब जीवन में सफल होना बिल्कुल नहीं है। जीवन में और तमाम मोड़ आएंगे और तमाम इम्तिहान भी होंगे। क्या पता कौन सा मोड़ या कौन सा इम्तिहान हमें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचा दे। आइए बात करते हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम की। आजकल देश में नई शिक्षा नीति पर खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि देश में छात्रों पर पढ़ाई के बोझ को किस हद तक कम करने पर काम किया जा रहा है। बात करते हैं वर्तमान की। आज शिक्षा की हालत यह है कि नंबर रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं। परीक्षाएं तो बस नाम के लिए हो रही हैं। सही मायनों में ये परीक्षा छात्रों की ना होकर उनके शिक्षकों की जाता है, जिन्हें हर हाल में छात्रों को पास करना ही है, भले ही छात्र ने आंसर शीट में कुछ लिखा हो या नहीं। अगर ये कहा जाए कि आज कोई छात्र चाहकर भी फेल नहीं हो सकता तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो देना ही है, भले आंसर शीट कोरी हो। एक दौर था जब फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत गर्व की बात हुआ करती थी। समाज में उसका अलग ही रुतबा हुआ करता था। अच्छे नंबरों से पास सेकंड डिवीजन लाने वाला भी खुद को गुड सेकंड डिवीजन कहता था। थर्ड डिवीजन लाने वाला भी खुद को भाग्यशाली मानता था कि कम से कम फेल तो नहीं हुआ। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि फर्स्ट डिवीजन की कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक नंबर 80% से ऊपर ना हो। आज हर कोई पास हो रहा है, वो भी अच्छे नंबरों से। हो सकता है हम ज्यादा कह रहे हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि रिजल्ट आने पर एक बार को तो खुद छात्र भी हैरान जरूर होता होगा, क्योंकि उसे उतने नंबर मिले होते हैं जितने के लायक उसने पेपर ही नहीं किया है। सारी समस्या की जड़ यही है। 10+2 तक की परीक्षाओं में मिल रहे नंबर किसी योग्यता का पैमाना नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का खोखलापन, दिवालियापन उजागर करते हैं। जब किसी छात्र को उसकी क्षमता से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। एक ऐसी गलतफहमी जो उसके करियर और जीवन पर बहुत भारी पड़ने जा रही होती है। तो छात्र को गलतफहमी होती है अपनी योग्यता को लेकर। बात तब गंभीर हो जाती है जब ऐसी ही गलतफहमी उसके माँ बाप को भी हो जाती है। दोनों को ही लगता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और यही गलतफहमी उन्हें करियर के चैन में गलत दिशा की ओर ले जाती है। एक बार फिर से थोड़ा पीछे लौटते हैं। जब एग्जाम का मतलब एग्जाम हुआ करता था, और जैसा और जितना लिखा वैसे और उतने ही नंबर भी मिला करते थे। तब आगे भविष्य में क्या करना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, ये सब परसेंटेज पर ही डिपेंड करता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी हद तक वो निर्णय सही साबित हुआ करता था। आजकल हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाह रहा है। इसमें गलती छात्र या अभिभावक की नहीं, बल्कि उस गलतफहमी की है जो हमारे नंबर सिस्टम ने पैदा की है। ऐसे में छात्र करियर के विकल्प के रूप में उसे चुन लेते हैं जिसके लिए असल में वो योग्य ही नहीं है। वो भूल जाता है कि अब वो उस मैदान में उतर चुका है जहाँ आगे नंबर के रूप में रेवड़ियां नहीं बनती। अगर नंबर बांटना ही शिक्षा व्यवस्था का मकसद है तो जरूरत है ऐसी व्यवस्था में
अमूलचूल परिवर्तन लाने की, जहाँ नंबर रेवड़ियों की तरह नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दिए जाते हों। एक और बात तो बहुत जरूरी है, कभी आपने सोचा कि IIT, एडवांस और नीट जैसे पेपर्स का स्टैंडर्ड भला कौन तय करता है? भले ही किसी ने मास्टर डिग्री ले रखी हो, PhD कर रखी हो, लेकिन जब ये पेपर उसके सामने आ जाएंगे तो अच्छों के दिमाग ठंडे पड़ जाएंगे, चीजें सर के ऊपर से निकलेंगी। कहने को भले पेपर में 12th स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इससे शायद ही कोई असहमत होगा कि हकीकत इससे एकदम जुदा है। हम अद्भुत प्रतिभा वालों की बात नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक छात्र भी बिना कोचिंग किए ऐसे सवालों को टच से मस भी नहीं कर सकते। आखिर इतना कठिन प्रश्न बनाने का क्या औचित्य हो सकता है? क्या योग्यता जांचने के लिए कठिन प्रश्न ही एकमात्र पैमाना है? क्या थोड़ा सरल और 12th स्टैंडर्ड के प्रश्नों को शामिल करके योग्यता नहीं जांची जा सकती? देखा जाए तो इसके तमाम फायदे हैं। इससे न केवल छात्रों पर दबाव कम होगा, बल्कि साल दर साल कुकुर मुत्तों की तरह उगे जा रहे कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लग सकेगी। जरूरत है एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस तय करने वाले जिम्मेदारों को इस पहलू पर विचार करने की। देश में कोचिंग सिस्टम ने बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। आज कोई छात्र बिना कोचिंग के डॉक्टर, इंजीनियर बनने की सोच भी नहीं सकता। कोचिंग अब एक बिजनेस बन चुका है, जिन्हें मतलब होता है पढ़ाई के बदले वसूली जाने वाली मोटी फीस से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई जरूर होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पढ़ाई तो इस कदर होती है कि छात्रों के पास स्कूल तक जाने का समय नहीं होता। हफ्ते में 7 दिन और 7 दिन कोचिंग, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में टेस्ट। सोचिए पर कितना दबाव होता होगा परफॉर्म करने का। वो सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते 24 घंटे, हर पल हर सेकंड बस एक ही चीज सोचता रहता है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। क्या ये दबाव की अति नहीं है? असलियत यह है कि इन कोचिंग संस्थानों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपंग बना दिया है। ये पढ़ाई की बजाय दबाव पैदा करने की मशीन बनते जा रहे हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है। हो सकता है आपको हमारी बातें गलत लग रही हों, लेकिन आप हमारी बातों पर गौर कीजिएगा, आप हमारी बात सही लगेगी। इन कोचिंग में दाखिला लेने के बाद छात्र को पढ़ाई के लिए किसी स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं रह जाती। बस फीस भरते रहिए और फिर सीधे पेपर देने जाइए। फीस भरने के साथ ही क्लास अटेंड करने की जरूरत समाप्त हो जाती है। कोटा में कितने स्कूल कॉलेज सिर्फ इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के दम पर ही चल रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि CBSE ने एग्जाम में बैठने के लिए न्यूनतम अटेंडेंस का बेहद सख्त नियम भी बना रखा है। अगर न्यूनतम अटेंडेंस का मानक पूरा नहीं हुआ तो छात्र को एग्जाम देने से रोका जाने का भी प्रावधान है, लेकिन कोटा में ये नियम लागू नहीं होता। अब अगर छात्र स्कूल चला गया तो भला कोचिंग में कौन पढ़ेगा? और नहीं पढ़ेगा तो तैयारी में पिछड़ जाएगा ना। अब तो कोचिंग संस्थानों ने क्लास 6 से ही फाउंडेशन कोर्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। यानी कक्षा 6 में पहुंचते ही IIT और नीट की तैयारी शुरू, और इसी के बाद स्कूल जाना भी बंद। ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि जो बच्चा कक्षा 6 से ही तैयारी करना शुरू कर देगा, अगर आखिरी में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो उसकी मनोदशा क्या होगी? क्या वो टूट कर बिखर नहीं जाएगा? जिसे पाने के लिए 6-7 साल तक तप किया वही ना मिले तो दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस उम्र में जब तक वो पहुंचेंगे असफलता को सामना करने की मनोदशा उनके अंदर पैदा नहीं हुई होगी। क्या कोचिंग में इन हालातों का सामना करने की भी तैयारी करवाई जा रही है? जिस तरह से इन परीक्षाओं में अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित है, उसी तरह तैयारी की न्यूनतम उम्र और कक्षा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। एक ही दिन में 2-2 जिंदगियां खत्म हो जाने के बाद देश में चर्चाओं का दौर चल निकला है। शासन स्तर पर तमाम मीटिंग्स हो रही है, तमाम उपाय सुझाए जा रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी और 1 दिन फंडे जैसी बातें भी हो रही हैं। स्प्रिंग फैन की बातें हो रही हैं। 2 महीने तक टेस्ट लेने पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब अब क्यों? आखिर पहले इन पर विचार क्यों नहीं किया गया कि हमारे देश के भविष्य, तमाम जिंदगियों का सहारा इन बच्चों के जीवन का कोई मूल नहीं है। देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसी जिंदगियों को लेता रहेगा और हम हाथ पर हाथ रखकर यूं ही चुपचाप मुसिए सब देखते रहेंगे। जरूरत है इस देश के जिम्मेदार जागें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश के भविष्य को बेहतर सहेज कर रखें, ताकि आगे चलकर अपने भविष्य के साथ ही देश का भविष्य भी संवार सके। सवाल तमाम हैं, खामियां तमाम हैं, लेकिन उनके समाधान भी हमें ही ढूंढने होंगे। छात्र, माँ बाप, शासन, प्रशासन अगर मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो कोटा में कोई भी बच्चा कभी किसी बिल्डिंग से नहीं कूदेगा, कोई बच्चा कभी किसी पंखे से नहीं लटकेगा। यहाँ की फिजाओं में बिखरेगी तो सिर्फ सुनहरा भविष्य, जो छोटी छोटी असफलताओं से टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होकर दूसरे अवसर की तलाश में निकल पड़ेगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है? आप हमसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और उन माँ बाप तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जिनके बच्चे कोटा तैयारी के लिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।